हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3 मेरा, जिसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोजेक्टाइल की दी थी। इसमें हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। फाइनली हम डिटरमिन करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगेन क्विकली बिगिन करते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या है और कितनी तरह की प्रोजेक्टाइल्स हो सकती हैं। प्रोजेक्टाइल इज एनी बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, any body thrown with some initial velocity and then allowed to move under the action of gravity alone। एक बार किसी बॉडी को पकड़ के फेंक दो, उसके बाद उस पर एक ही फोर्स एक्ट करे, जैसे वो आपके हाथ से निकली एक ही फोर्स एक्ट करे, वो है ग्रेविटी की फोर्स। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। दैट इज इट इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय अ प्रोपेलेंट। इसके साथ कोई प्रोपेलिंग मैकेनिज्म नहीं है, जैसा कि एरोप्लेन में होता है, रॉकेट में होता है। These are not projectiles। प्रोजेक्टाइल क्या है, आप कोई पत्थर हाथ में पकड़ के थ्रो कर दें, जैसे थ्रो कर दिया, पत्थर के साथ कोई प्रोपेलेंट नहीं है, पत्थर को प्रोपेल कोई नहीं कर रहा आगे। इसके ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करेगी तो वही की फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सच अ बॉडी सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल। आपने फुटबॉल को किक लगाई, जब फुटबॉल एक बार आपके पैर से छूटी, हवा में चलेगी, नाउ इट्स अ प्रोजेक्टाइल। बैट से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, वो हवा में जा रही है, नाउ इट्स अ प्रोजेक्टाइल। एनी बॉडी प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद बात आती है बेटा, व्हाट इज ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज जस्ट अ पाथ फॉलोड बाय इट। ट्रेजेक्टरी का लिटरली मीनिंग है पाथ फॉलोड। कैसा पाथ वो फॉलो करेगी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल्स बेटा हम दो तरह की प्रोजेक्टाइल यहां स्टडी करेंगे। पहली प्रोजेक्टाइल हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरी हम स्टडी करेंगे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो प्रोजेक्टाइल है जिसको जब हमने प्रोजेक्ट किया तो पैरेलल टू ग्राउंड, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। सच अ प्रोजेक्टाइल इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और अगर ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड किसी को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हमने पहले ही कहा था इनिशियल वेलोसिटी तो इंपार्ट करनी पड़ेगी, तभी बॉडी ट्रेवल करेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी तो बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी। हाँ, ग्राउंड के साथ किसी एक एंगल थीटा पे अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया, सच अ प्रोजेक्टाइल इज सेड टू बी ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। अगर आपने किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, सच अ प्रोजेक्टाइल इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल। ओब्लीक और हॉरिजॉन्टल दो तरह की प्रोजेक्टाइल्स हैं। आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कंप्लीटली, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये बेटा। जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा ये डेरिवेशंस आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा एक एक चीज। जो काम करूंगा, क्या क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिटरमिन करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, देखिए बेटा मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। इसमें हर तरह की शेप के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हर तरह के मोशन के लिए इक्वेशन होती है। अभी पिछले पार्ट में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ टी तो यूनिफॉर्म मोशन, 1 से हायर डिग्री होगी 2, 3, 4 कुछ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिग्री अगर 2 हुई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो नॉन यूनिफॉर्म में से भी कौन सी कैटेगरी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर डिग्री 2 से भी हायर होगी, क्यूबिक या 4 होगी उसकी डिग्री या कुछ भी हायर डिग्री होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म तो है ही है मोशन, साथ ही साथ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हर तरह के मोशन के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है, हर तरह की शेप के लिए अलग से हमारे पास एक इक्वेशन होती है। जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास 2 वेरिएबल्स में, सपोज वी हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक लीनियर इक्वेशन है, y और x में दोनों की डिग्री 1 है। सच इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। आपने क्लास 10th में बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, आपका एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर उसको सॉल्व करने का एक मेथड आपने सीखा था, ग्राफिकल मेथड।
याद होगा वो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाते थे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था वो आपको सॉल्यूशन देता था। बट एनीवे दोनों के ग्राफ कैसे आते थे? स्ट्रेट लाइन। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स में x और y में, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये x और y को रिलेट करने वाली इक्वेशन है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और c क्या रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसकी इक्वेशन यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं x और y में, ये नेगेटिव x एक्सिस। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से है सो दैट यहां पे ये एंगल थीटा बना रही है, तो पक्की बात है m क्या होगा? m विल बी इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और y एक्सिस में जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये पॉइंट c है तो इसकी जनरल इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर इस फॉर्म की कोई इक्वेशन मिल जाए तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? स्लोप। और तीसरी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी? y इंटरसेप्ट। अगर यही ग्राफ एंगल थीटा ही बनाते हुए यहां से ओरिजिन से पास करता तो इसकी जनरल इक्वेशन होती जस्ट y इज इक्वल टू mx, क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली एक सर्कल की इक्वेशन और अलग अलग फॉर्म्स में भी हम लिखते हैं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन इस तरह की आनी चाहिए। ये कैसे सर्कल की इक्वेशन है? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, और इसका रेडियस अगर r है तो इसके सरफेस के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, फॉर श्योर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आएगा? आर स्क्वायर के इक्वल। आप वैसे भी देख सकते हैं यहां पर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो ये साइड x होगी, ये साइड y होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर और नॉट, बिकॉज r इज द हाइपोटेन्यूज। तो ये जनरल इक्वेशन है किसी सर्कल की। वैसे ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो ये x और y की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है। सो हर एक तरह के पाथ की अपनी अपनी इक्वेशन होती है, हर एक तरह के पाथ की अपनी अपनी एक इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में इक्वेशन है हर एक अलग अलग शेप की। सो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिटरमिन करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक ऐसी इक्वेशन है जो x और y को आपस में रिलेट करेगी, क्योंकि यहां हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, तो पार्टिकल x और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करने वाली एक इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एनीवे आगे चल के जब आप पढ़ेंगे दोनों तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ट्रेजेक्टरी कैसी आती है? पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी आती है। और हम कैसे प्रूव करेंगे कि ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है? हम अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिटरमिन करेंगे। कैसे करेंगे वो भी बताता हूं, लेकिन पैराबोला की जनरल इक्वेशन कैसी रहती है सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो भी ये पैराबोला है, अगर x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो तो भी ये पैराबोला है। मतलब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x का स्क्वायर और x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y का स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये किसकी जनरल इक्वेशंस हैं? पैराबोला की। हमारी इक्वेशंस यहां पे इस फॉर्म की आएंगी तो हम खुद ही कंक्लूड कर पाएंगे दैट दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो ये एक सिमेट्रिक पैराबोला होगा जो किसके? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x is proportional to, नहीं आई एम सॉरी, इफ y is proportional to x square, ठीक है, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला होगा। और सिमिलरली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस x y। अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इस तरह से। और अगर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो ये भी एक सिमेट्रिक पैराबोला होगा, बट ये सिमेट्रिक किस एक्सिस के अबाउट होगा? x एक्सिस के अबाउट, ठीक है, याद रहेगा। जो लेफ्ट साइड पे है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला होगा। तो इन जनरल आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ रही है, इफ वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
मतलब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग आ रहा है, तो भी ये पैराबोला की इक्वेशन है। बात अलग है वो पैराबोला ओरिजिन से नहीं पास करेगा, किसी और पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आ गया तो पक्की बात है ये पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। तो ये चीज हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैथमेटिक्स वाले तो डिटेल में पढ़ेंगे, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं रखा उनके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा इक्वेशंस नहीं, ये तीन चीजें आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला की जनरल इक्वेशंस, राइट। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम डिटरमिन करेंगे। इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कैसी है, मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन है, यहां से इस बॉडी ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट अस से x एंड y, वैसे भी x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, हालांकि ये पीछे जाएगा नहीं, लेकिन जनरल इक्वेशन ऐसी आएगी, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर इस सॉर्ट की, ठीक है। तो x और y को रिलेट करने वाली एक इक्वेशन हम डिटरमिन करेंगे। फिर हम डिटरमिन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रही। मान लीजिए ये टाइम 0 पे आपने प्रोजेक्ट की और यहां पे आके टाइम कैपिटल T पे लैंड की, तो कैपिटल T इज टाइम ऑफ द फ्लाइट, कितनी देर के बाद ये ग्राउंड पे लैंड की, कितनी देर के लिए ये फ्लाइट में रही, हवा में रही, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो बेटा ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल में भी, प्रोजेक्टाइल में भी और ओब्लिक में भी। एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऊपर नीचे कितना गए उसको छोड़ दो, एक्स के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज डिनोटेड बाय आर। इस केस में ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, इस केस में ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। लास्ट में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचे, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, पाथ कर्व्ड हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ना, डायरेक्शन होनी चाहिए, तो डायरेक्शन कर्व्ड पाथ पे क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए वेलोसिटी की, तो आप क्या करते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वैसे यहां पे चाहिए तो इसकी वेलोसिटी ये होगी। अगर आपको टाइम की वैल्यू पता हो, किस टाइम पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो किसी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमिन करना, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो भी हम डिटरमिन करके दिखाएंगे। हाँ, जब वेलोसिटी डिटरमिन करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी अभी बताता हूं आपको। इस केस में भी यहां टाइम 0 पे आपने प्रोजेक्ट किया, तो ये टाइम क्या होना चाहिए, कैपिटल T। तो ये सब चीजें हम करेंगे। ये सब काम करने के लिए आपके टूल्स क्या क्या हैं, यही 4 इक्वेशंस बेटा जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की पहली 2 इक्वेशंस से हमने उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके x और y के कंपोनेंट्स को लेते हुए हमने 2 से 4 इक्वेशंस बनाई। v इज इक्वल टू u प्लस at से 2 इक्वेशंस आ गई, vx इज ux प्लस ax इंटू t एंड vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। इनके मीनिंग्स मैं समझा चुका हूं आपको पिछली क्लास में, जिनको नहीं क्लियर है वो वीडियो दोबारा देखिए, स्टिल डाउट रहता है तो पूछिए। सिमिलरली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हमारे पास 2 इक्वेशंस और आगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू uy विच इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इंटू टी प्लस हाफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। तो ये 4 हमारे टूल्स हैं, ये जितना भी काम करेंगे हम बस यही 4 इक्वेशंस इस्तेमाल करने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाफ द जॉब इज ऑलरेडी डन अगर इतना पार्ट आपको समझ आ गया, बाकी का पार्ट लंबा चौड़ा होगा, डेरिवेशंस होंगी, लेकिन जब आपको पता है यही 4 टूल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो लंबा चौड़ा काम बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए भी यही इक्वेशंस हम पहली 2 यूज करेंगे, पहले vx निकालेंगे फिर vy निकालेंगे। अगर vx और vy मिल गए तो वेलोसिटी की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखी जा सकती है, vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप, इजंट इट? कैन इट बी डन? यस। दूसरा, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का या स्पीड चाहिए, तो रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमिन करते हैं। vx vy मिल गए तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सपोज किसी एक जनरल टाइम t पे, जैसे वेलोसिटी यहां पे इधर डायरेक्टेड है, तो ये v की डायरेक्शन है, तो x एक्सिस के साथ v एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ें तो यहां कंपोनेंट vx, यहां कंपोनेंट vy होगा, तो tan अल्फा क्या होना चाहिए, vy अपॉन vx, क्योंकि अगर ये साइड vy है तो फॉर श्योर ये साइड भी vy ही होनी चाहिए।
इससे आपको एंगल अल्फा की वैल्यू मिलेगी। पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस थे जहां पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन डिटरमिन करनी थी, तो आप फॉर्मूला यूज करें tan अल्फा इज vy अपॉन vx, वहां से अल्फा की वैल्यू निकालें और लास्ट में आप कैसे मेंशन करेंगे, वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, जो भी अल्फा की वैल्यू आई है, विद द एक्स एक्सिस। इस केस में तो ये नीचे को ही डायरेक्टेड होगा, इस केस में हाफ जर्नी में v एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर डायरेक्टेड होगा और बची हुई हाफ जर्नी में ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। एनीवे, जब आप फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फॉर्मूले ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दे देंगे, राइट। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए अभी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में चलते हैं। क्या क्या डिटरमिन करना है, बस ये 4 चीजें। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे प्रूव करेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, चौथा वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये चीजें हमें डिटरमिन करके रखनी है, राइट। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ आ चुका है कि यही 4 इक्वेशंस आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आपको पता चल चुका है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है, तो ये काम आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें तो ग्राउंड के अलोंग तो आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको ग्राउंड से किसी हाइट h से ही प्रोजेक्ट करेंगे। ये तो कॉमन सेंस से क्लियर होगा। सपोज किसी एक हाइट h से मैं एक बॉडी यहां से प्रोजेक्ट करता हूं। ये एक बॉडी है जिसका मास कुछ भी हो, हमें मास की जरूरत नहीं है और मास पे डिपेंड भी नहीं करेंगे ये सब चीजें। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, हमने इसको वेलोसिटी u वेक्टर से इसको प्रोजेक्ट किया। अगर तो इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करती तो ये बॉडी कैसे ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि अगले चैप्टर में हमने पढ़ना है, हालांकि 9th में आप पढ़ चुके हैं, वो कहता है जब तक बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर मोशन में है तो उसका मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स एक्ट ना करती तो ये ऐसे ट्रेवल करती, बट इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी की फोर्स, वो उसको ग्राउंड की तरफ पुल करेगी। तो एज ए रिजल्ट इसके पास दो मोशन होंगे। एक मोशन होगा एक्स डायरेक्शन में, ये हमारी एक्स डायरेक्शन और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। बट इस केस में चूंकि वाई डायरेक्शन में ऊपर तो जाना नहीं है, हम वाई की डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेंगे। जैसा पिछले चैप्टर में मोशन अंडर फ्री फॉल में जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते थे, तो मैंने बोला था या तो साइन कन्वेंशन ड्रॉप कर दो या डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लो, क्योंकि सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो। सिमिलरली चूंकि बॉडी को आना नीचे ही है, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन हम डाउनवर्ड ही लेंगे। मतलब अभी हम साइन कन्वेंशन या ऐसा कहो कि ड्रॉप कर देंगे y के लिए, या ऐसा कहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेने जा रहे हैं। तो जब ये बॉडी यहां से चलेगी, शुरुआत में इसका मोशन ऐसा होगा, y डायरेक्शन का मोशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन धीरे धीरे y डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होगी डाउनवर्ड्स, तो इसका पाथ कुछ इस तरह का बनेगा। तो पॉइंट A से आपने बॉडी प्रोजेक्ट की, या ऐसा कह लीजिए इस पॉइंट को O कह लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ये आ गया पॉइंट A। पॉइंट B पे आके बॉडी लैंड की, दिस इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। इस पॉइंट पे आके बॉडी ने लैंड किया। अगर टाइम 0 पे आपने बॉडी प्रोजेक्ट की, टाइम कैपिटल T पे आकर ये यहां पे लैंड की। अब इस बॉडी के पास दो मोशन है, एक मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो एज ए रिजल्ट एक्स और वाई के मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर मैं इसी हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप करूं, पकड़ के ड्रॉप किया, और इसी हाइट से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से, चाहे वो 1 मीटर पर सेकंड हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, कुछ भी हो, जब आप रिलीज करोगे दोनों बॉडी सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी, टाइम कैपिटल T में, तो कैपिटल T की वैल्यू वही आएगी √2h/g। याद होगा जब बॉडी को ड्रॉप करते थे, तो यहां पे भी वही आनी चाहिए। फर्क यह है कि जिस बॉडी को ड्रॉप किया उसके पास एक ही मोशन है, सीधा डाउनवर्ड्स, सिर्फ वाई डायरेक्शन का, और जिसको प्रोजेक्ट किया उसमें एक्स वाला मोशन भी और वाई वाला भी है।
एक्स वाला यूनिफॉर्म है, वाई वाला वैसा ही है जैसा इस केस में था, एक ही एक्सेलरेशन दोनों पे एक्ट करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्क इतना है कि एक बॉडी ने लैंड पॉइंट ए पे किया, जिसको प्रोजेक्ट किया उसने लैंड पॉइंट बी पे किया, बट टाइम दोनों ने बराबर लिया होगा। जब पहली बॉडी जिसको मैंने सीधा ड्रॉप किया वो यहां पहुंची तो दूसरी बॉडी बिल्कुल इसके सामने यहां पे होगी, जब ये यहां पहुंचेगी दूसरी इसके सामने यहां पे होगी, सेम टाइम पे जब ये ए पे पहुंचेगी तो इसी टाइम पे दूसरी बॉडी बी पे पहुंचेगी, राइट। तो एक बॉडी को ड्रॉप करें या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें, टाइम ये सेम लेंगे ग्राउंड तक आने के लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन का मोशन दोनों का बिल्कुल आइडेंटिकल है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप करने पे, इसमें भी जब आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट। अगर ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दोगे, यू को बढ़ा दोगे तो थोड़ी दूर जाके लैंड करेगी, रेंज बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात, अभी मैं फॉर्मूले नहीं अप्लाई कर रहा हूं, सिंपली कॉमन सेंस। और बाद में जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आप इनको फॉर्मूले से भी रिलेट करके देखेंगे। अगर 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की तो यहां लैंड की, अगर 4 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करता तो इससे ज्यादा दूर जाके यहां जाके लैंड करती, इतना डिफरेंस है। लेकिन टाइम सेम लेंगी, चाहे जस्ट ड्रॉप करो, चाहे 1 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करो, चाहे 2 मीटर से, क्योंकि वाई डायरेक्शन का मोशन इनका आइडेंटिकल है, सेम डिस्टेंस इनको ट्रेवल करना है, सेम एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जो भी काम आपको करना है, ये 4 आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं। इन 4 टूल्स में आपको इनपुट क्या देने पड़ेंगे, आपको सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में या जनरल कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो आपको पहले 4 चीजें डिटरमिन करनी है। ux की वैल्यू क्या है, uy की वैल्यू क्या है, देन एक्सेलरेशन अलोंग x क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग y क्या है। बस ये 4 वैल्यूज आपके पास होंगी और ये 4 इक्वेशन हैं तो आप कोई भी काम कर पाएंगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमने x के अलोंग ही इसको प्रोजेक्ट किया, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी है u वही ux होगा कि नहीं। और रही बात y के अलोंग, तो किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कोई कंपोनेंट होता है, तो u का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। या एंगल 90 है तो कहो यहां इसका कंपोनेंट है u cos 90, cos 90 0, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0। रही बात एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने कहा एक ही फोर्स एक्ट करेगी ग्रेविटी की, और वो कहां एक्ट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 0। और रही बात y डायरेक्शन में, तो वो एक्सेलरेशन कौन सी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो ये 4 आपके इनपुट्स हैं, ux is y, uy is 0, ax is 0 and ay is equal to g। अगर ये 4 टूल्स आपके पास हैं तो आप सारी कैलकुलेशंस बहुत कंफर्टेबली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करने जा रहे हैं बेटा जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी जरा भी देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये ओरिजिन है, किसी एक कोई एक जनरल पॉइंट P लेते हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट P। इस पॉइंट P पे बॉडी कब पहुंची, टाइम T पे, कोई वेरिएबल टाइम T। अब यहां तक आने के लिए बॉडी ने कुछ डिस्टेंस x डायरेक्शन में ट्रेवल किया है और कुछ डिस्टेंस इसने y में ट्रेवल किया है। सपोज x डायरेक्शन की इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं नाम दे देता हूं x, और y डायरेक्शन में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नाम दे देते हैं y। मतलब हॉरिजॉन्टली x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर टाइम t लगा, तो y में आने के लिए इतने ही टाइम t के दौरान इसने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y। इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे पिछली एक्सरसाइज में, याद करो। किस टाइम पे बॉडी की x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो चुकी है, 10 मीटर हो चुकी है, उतने ही टाइम के दौरान y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो वहां पे जो काम आप कर रहे थे वही काम हम यहां करेंगे। एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपके पास आ गई तो उसका एडवांटेज ये भी होगा, कोई आपसे ये कह दे भाई बॉडी ने x डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रेवल किया, बताओ इतने ही टाइम में y में कितना ट्रेवल किया होगा, तो x और y को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पे हमारे टूल्स हैं ये वाली 2 इक्वेशंस, x और y की इक्वेशन। सबसे पहले हम x वाली इक्वेशन उठाते हैं। वी नो दैट x इज इक्वल टू ux into t plus half ax into t square, isn't it? This means ux कितना है, u into t plus half acceleration along x कितनी है, 0 into t square। तो x किसके इक्वल आ गया, u into t के इक्वल आया,
ये टर्म तो जीरो होगी ना पूरी की पूरी, तो x इज इक्वल टू यू इंटू टी, दैट सिंपली मीन्स टाइम t इज इक्वल टू x अपॉन यू। टाइम t इज इक्वल टू, तो x वाली इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली। कल कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, उसमें भी हम ऐसा ही काम कर रहे थे, कितने टाइम के दौरान x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो वही काम हमने किया, सबसे पहले x वाली इक्वेशन यूज की, उसमें से क्या निकाला, t निकाला। बस इस t की वैल्यू को उठा के y वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास अपने आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। लेकिन एक चीज उससे पहले बताऊं, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो मोशन यूनिफॉर्म होता है कि नहीं? तो x वाला मोशन यूनिफॉर्म है, लेकिन y वाला मोशन एक्सेलरेटेड है। और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहां देखो, यहां पे भी वही आ रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू x। ये टर्म तो जीरो हो गई क्योंकि x का मोशन यूनिफॉर्म है। याद रखिएगा, कल जब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा उसमें भी और इसमें भी, किसी भी प्रोजेक्टाइल में x का मोशन, x डायरेक्शन का मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होगा, y वाला एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इजंट इट सो? जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं। यू वाई की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई इज 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, g इंटू टी का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू, इसका स्क्वायर। दैट सिंपली मीन्स यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू g अपॉन 2 यू स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर आया कि नहीं, देखो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये होगी। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। एक बार प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर दी तो u की वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, तो ये एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं लिख रहा हूं y इज सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, क्योंकि बाकी x स्क्वायर को छोड़ के सब कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। तो कैसी ट्रेजेक्टरी है बेटा ये, दिस इज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी डिटरमिन कर ली और ये भी पता चल गया इट इज पैराबोलिक इन नेचर, राइट। समझ आया क्या किया, x वाली इक्वेशन यूज की, वहां से t की वैल्यू निकाली, y वाली इक्वेशन में पुट की, तो आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? एक ऐसी इक्वेशन जो y और x को रिलेट करे। फायदा क्या है, एक तो पता चल गया पाथ पैराबोलिक इन नेचर है। दूसरा, अगर आपको कभी भी किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, टाइम नहीं गिवन बट ये बताया कि किसी एक वक्त के दौरान बॉडी x डायरेक्शन में 100 मीटर ट्रेवल कर चुकी है जी, तो बताइए इतने ही टाइम के दौरान y डायरेक्शन में इसने कितना ट्रेवल किया होगा। x की वैल्यू पता है, हाँ, इनपुट g तो पहले से पता और u पता होगा, तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी आपके पास। या y की वैल्यू गिवन होगी और x की निकालनी होगी, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट which is denoted by capital T. When body reaches point of landing, that is point B, जब body point B पे पहुंची, then small t is equal to capital T and जो y direction की displacement है, क्या उसकी वैल्यू पता है? That is equal to h or not? Y is equal to h. This implies that यहां हम सीधा and we know y is equal to uy into t plus half ay into t square, yes or no? तो देखो यहां y की जगह h पुट करो, uy 0 है, 0 इंटू कैपिटल T प्लस हाफ टाइम कैपिटल T है ना, हाफ इंटू g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर आ रहा है। फर्स्ट टर्म 0 होगी, इस 2 को यहां ले आओ, ट्वाइस h, g को नीचे ले जाओ, तो कैपिटल T की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल T इज इक्वल टू √2 h अपॉन g।
याद करो, अगर किसी बॉडी को जस्ट हम ड्रॉप करते थे हाइट h से, तो भी टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, वो इतना ही था। एक शॉर्ट वीडियो भी भेजा था शॉर्टकट्स को लेके आपके ग्रुप में, उसमें भी ये चीज मेंशन की हुई थी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल आ जाएगा, √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। क्या ये u पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ यू, फॉर्मूला ये कह रहा है। और मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, जस्ट ड्रॉप करोगे तो भी उतना टाइम लेगी, 1 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करोगे तो भी 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करोगे, क्योंकि यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फॉर्मूला। वो तो एक्स का मोशन बदलेगा ना, रेंज बदलेगी, वाई का मोशन तो वैसा ही रहेगा। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये चीज भी आप यहां पे नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा तीसरे पार्ट पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये पार्ट मैं रब कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अगेन एट पॉइंट बी, व्हेन बॉडी रीचेस बी, स्मॉल टी इज कैपिटल टी, एंड एक्स डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है कि नहीं। इसी डिस्टेंस को तो हम रेंज कहते हैं, यस और नो, यही तो है हॉरिजॉन्टल रेंज। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया दैट इज रेंज। तो टाइम कितना होगा, कैपिटल टी, और एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, आर। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो व्हाट विल आई गेट, इक्वेशन यूज करेंगे अगेन, x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, यस और नो। दिस इंप्लाइज दैट x की जगह पुट कर दिया r, ux की वैल्यू u है, इसकी जगह कैपिटल T प्लस हाफ ax की जगह 0 इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, ये टर्म 0 होगी। वैसे भी x का मोशन यूनिफॉर्म है, तो अगर टाइम पता है तो वेलोसिटी इंटू टाइम ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। दैट सिंपली मीन्स रेंज इज इक्वल टू रूट u times √2h/g. This is horizontal range of the projectile. Got it? Simply t का फॉर्मूला आ गया, इसको u से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज इससे पहले हमने ये भी कहा था रेंज इज u इंटू कैपिटल T। तो रेंज का फॉर्मूला आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई, बस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब बचा एक ही पार्ट, दैट इज वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो सपोज जब ये बॉडी पॉइंट P पे पहुंची, तो लेट अस से इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो टेंजेंशियल ही होगी। मान लीजिए ये इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर। इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, यहां पर इसका जो कंपोनेंट है वो vx होगा, y डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो मान लीजिए vy है, और सपोज ये एंगल अल्फा बना रही है x डायरेक्शन के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v इज द रिजल्टेंट ऑफ vx एंड vy, ऐसा कह लीजिए, या ऐसा कहिए vx एंड vy आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा अब मैं आ रहा हूं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, कोई इंस्टेंट टाइम t पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले vx इज इक्वल टू ux। अब देखो अभी तक हमने सिर्फ ये दो इक्वेशंस यूज की, सिर्फ वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ux प्लस ax इंटू टी, ux इज u, ax इज 0 इंटू टी। तो मतलब vx किसके इक्वल होना चाहिए, u के इक्वल। मतलब शुरुआत में भी u थी, पूरी जर्नी के दौरान x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट u ही बना रहेगा। और पहले भी बार बार कह चुका हूं x में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो x के अलोंग जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सोचिए। तो x कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं, सीधा पता आपको ये यूनिफॉर्म ही है u। रही बात vy की, तो vy शुड बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। अब यहां पे uy की वैल्यू भी आपको पता है, uy is 0, so that is equal to 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू g इंटू टी। तो मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम vy की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू g इंटू टी।
तो अब आपको Vx भी मिल गया एट एनी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गए। तो नेट वेलोसिटी v, अब अगर तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे Vx इंटू आई कैप प्लस Vy इंटू जे कैप। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं u इंटू आई कैप प्लस GT इंटू जे कैप। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी स्पेस बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, वरना आप ऐसे लिख लीजिएगा Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। अगले स्टेप में आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, राइट। तो कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन मिल गई आपको वेलोसिटी की। इसके बाद अगर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग से निकालनी हो तो हम ये भी जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। सो v इज शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यस और नो। So that simply means v is equal to root of u square plus g square t square। तो ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सब फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ये और ये निकालना, बाकी आपको सीधा पता होना चाहिए। Vx इंटू आई कैप प्लस Vy इंटू जे कैप कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी v वेक्टर की, और कार्टेशियन इक्वेशन आ जाए तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको ऑलरेडी आता है। हाँ, डायरेक्शन के लिए भी जैसे मैंने यहां बताया वही चीज यहाँ, अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये साइड अगर Vy है तो फॉर श्योर ये साइड भी Vy होगी। सो डायरेक्शन के लिए आप क्या कह सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx दैट इज इक्वल टू GT अपॉन U। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स GT अपॉन U। तो आप क्या बोलेंगे, आप लास्ट में ये कहेंगे भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विच इज tan इनवर्स GT अपॉन U। किसके साथ, विद द x डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन ऑफ, विद द x डायरेक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको याद रहेगा बेटा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये बेटा फॉर्मूले याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। अब हाँ, मैंने वो रब कर दिया। तो y इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। टाइम ऑफ लाइट √2h अपॉन g, then range u into time of light u into √2h upon g, vx u और vy gt, इस तरह से आपको ये सारी की सारी वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अगली क्लास में जब हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक चीज हम एक्स्ट्रा डिटरमिन करेंगे, वो है मैक्सिमम हाइट रीच्ड कैपिटल H। ये सब तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट रीच्ड की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, क्योंकि इस केस में आपने ओब्लिकली प्रोजेक्ट किया, इसको हाइट पे जाना है। अभी जब हाइट पे जा रही है तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। इस केस में तो हाइट से प्रोजेक्ट किया था, बस नीचे ही आना था और हाइट फिक्स थी। इस केस में मैक्सिमम हाइट रीच पे हम डिटरमिन करेंगे। ये सब बहुत इजी होगा आपके लिए अगर ये आपको आज का पार्ट समझ आ गया। तो ये डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। टूल्स यही है, यही 4 इक्वेशंस हमने यूज की, तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। हाँ, स्कोरिंग टॉपिक है, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये कीजिए और इससे क्वेश्चन श्योर शॉट आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।